हेलो एवरीवन, बीपीएससी तंत्र में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। देखिए, अभी दुलारी देवी को पद्मश्री अवार्ड मिला है। मधुबनी पेंटिंग के लिए इनको क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो ये बेसिकली रहने वाली है कहाँ की? राठी गांव, मधुबनी की। और कई बार बीपीएससी प्रसिद्ध व्यक्तियों के गांव का नाम पूछ चुकी है, जैसे राजकुमार शुक्ल का पूछ चुकी है, जेपी नारायण का पूछ चुकी है। तो हो सके दुलारी देवी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही, और चर्चा में इसलिए रही हैं क्योंकि इन्होंने जब इनको मिल गया, अवार्ड मिल गया, तो उसके बाद ये मोदी को, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पेंटिंग गिफ्ट करती हैं, और मोदी जी उसके साथ तस्वीर लेते हैं और उसे ट्विटर पर डालते हैं और टैग करते हैं। तो इसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई हैं। तो बस इतना याद रखिए कि दुलारी देवी हैं मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी हुई, पद्मश्री मिला है और राठी गांव की निवासी हैं। नेक्स्ट, अभी देखिए पटना में होने जा रहा है बाल फिल्म महोत्सव। इसमें हामिद से फिल्म को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। तो हामिद के डायरेक्टर हैं एजाज़ खान। ठीक है, 13 और 14 नवंबर को पटना में हो रहा है। ये याद रखना है सबसे बड़ी बात कि 13-14 को कहाँ हो रहा है। 50 बच्चों को आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें ये मूवी दिखाया जाएगा। और थीम है आँखों में सपने मुट्ठी में आसमां। इसको याद रखिएगा। फिल्म महोत्सव की थीम है आँखों में सपने मुट्ठी में आसमां। तो इतना ही काफ़ी है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक बार इन सब मूवी के ध्यान में रखिएगा, हो सके कभी मिलान करने में भी इसको दे सकता है। बट बेसिकली इससे क्वेश्चन यही आएगा कि कहाँ हुआ था, कब हुआ था, क्या थीम था, यही काफ़ी है। ये देखिए, बिहार समेत 4 स्टेट में मनाया जाएगा आयुर्वेद पर्व। बिहार के साथ 4 स्टेट में। बिहार में कहाँ मनाया जा रहा है? तो नालंदा के राजगीर में। अभी हम लोग देख रहे थे, कुछ दिन पहले ही आए हुए थे हमारे उपराष्ट्रपति धर्म सम्मेलन के लिए। वो भी कहाँ हो रहा था? राजगीर में ही हो रहा था। और ये आयुर्वेद पर्व भी कहाँ हो रहा है? राजगीर में हो रहा है। उसके अलावा चंडीगढ़ में, दिल्ली में और गुवाहाटी, 3 स्टेट और, चंडीगढ़, दिल्ली और एक असम और एक बिहार, ये 4 जगह होने वाला है। किसके द्वारा होगा? आयुष मंत्रालय के द्वारा होगा। और 11 दिसंबर से बिहार में यानी कि राजगीर में शुरुआत होगी इसकी। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग कल ही पढ़े थे कि प्रमोद भगत को पैरालंपिक बैडमिंटन ऑफ द ईयर का अवार्ड शायद ऐसे ही कुछ मिला है। पैरालंपिक बैडमिंटन में उनको बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड मिला था। आज उनको मिलने जा रहा है क्या? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और एक है शरद कुमार। तो ये शरद है जो इनको क्या मिलने जा रहा है? अर्जुन पुरस्कार। प्रमोद भगत और शरद को, प्रमोद भगत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन को, शरद को अर्जुन पुरस्कार। देखिए, प्रमोद भगत बेसिकली हैं हाजीपुर के, और शरद जो हैं वो कहाँ के? मुजफ्फरपुर के। दोनों को अवार्ड मिल रहा है, दोनों बिहार से बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था, प्रमोद भगत ने, और शरद ने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में जीता था, और शरद किसमें? ऊंची कूद में, लॉन्ग जंप, इसमें ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य मेडल जीता था। दोनों बिहार से हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमोद भगत को मिल रहा है ध्यानचंद खेल रत्न, और शरद को मिल रहा है अर्जुन पुरस्कार। और ध्यानचंद खेल रत्न का कुछ दिन पहले ही नाम चेंज हुआ है, तो ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए एशिया का पहला रेल खाना। सबसे बड़ी बात है कि हर जितने भी रेलवे जोन्स हैं वो अपना अपना क्या बनाती है? एक हेरिटेज गैलरी बनाती है। और इसको 2019 में ऑनलाइन हेरिटेज गैलरी बनी है। और हेरिटेज गैलरी में दिक्कत ये यही है कि बिहार का के जमालपुर का जो रेलवे कारखाना है उसका नाम ही नहीं है। तो खैर, ये तो सरकार की अपनी समस्या है, लेकिन हम लोग को इससे पीटी से फैक्ट क्या जानना है? तो रेल का पहला तो यही हो गया कि रेल कारखाना कहाँ है बिहार में? तो जमालपुर में है। और ये वैसे भी न्यूज में रही है क्योंकि ये 1200 हॉर्स पावर का इंजन बनाती है। तो एक बार और क्वेश्चन बीपीएससी से पूछ चुका है जमालपुर रेल कारखाना से, उसको ध्यान में रखिएगा। एक लेखक है रुडयार्ड किपलिंग, इनका नाम बार बार आ रहा है क्योंकि ये दौरा भी कर चुके हैं और कुछ बुक भी लिखे हैं। इनकी एक बुक है C2C, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बुक है। और हाल ही में कला एवं संस्कृति विभाग ने मॉन्यूमेंट्स ऑफ बिहार नामक एक पुस्तक जारी की है। तो ये तो गवर्नमेंट का है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किपलिंग का भी देख लीजिएगा, C2C, ये इनका बुक है लिखा हुआ। और ये आए हैं वहाँ जमालपुर में, तो काफ़ी ज़्यादा बना है। और ये ऑनलाइन गैलरी बनाई गई है, डिजिटल गैलरी 2019 में। इनसे रिलेटेड कुछ और जानकारी है। कब बना था? तो 1862 में रेल इंजन का ये बना था कारखाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जमालपुर रेल कारखाना। और इसको एशिया का पहला रेल खाना माना जाता है।
कि पूरे एशिया में ये पहला रेल खाना बना था। ठीक है, ये देखिए अभी एक सर्वे हुआ है आध्यात्मिक स्थलों में, उसमें बोध गया को मिला है क्या, दूसरा स्थान। पर्यटन विभाग के द्वारा एक सर्वे करवाया गया है, उसमें क्या हुआ है कि इसको मिला है दूसरा स्थान। और देखिए इसमें और पीटी इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि 145 करोड़ की लागत से बन रहा है एक महाबोधि कन्वेंशन सेंटर। ये भी बन रहा है कहाँ, बोध गया में बन रहा है। और 136 करोड़ रुपए के निर्माण से क्या बन रहा है, एक गेस्ट हाउस बन रहा है, इसको 4 स्टार का दर्जा मिल रहा है। ये भी कहाँ हो रहा है, बोध गया में, यानी कि गया में ही बन रहा है। 2002 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था बोध गया को। तो याद रखना है, इसमें 3-4 पीटी फैक्ट है का क्या, पहला बोध गया को आध्यात्मिक स्थलों में किस दूसरा स्थान मिला है देश में, पूरे देश में। और 145 करोड़ के लागत से क्या बन रहा है, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर। 136 करोड़ की लागत से क्या बन रहा है, स्टेट गेस्ट हाउस जो कि 4 स्टार है। और 2002 में यूनेस्को ने इसे महाबोधि टेम्पल को यानी कि बोध गया को विश्व धरोहर में शामिल किया है। एक और फैक्ट याद रखिएगा कि अभी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है, किशन रेड्डी। कई बार पूछ देता है इसका भी नाम, तो किशन रेड्डी के द्वारा मिला है। ये देखिए एक जनजातीय गौरव दिवस कल भी मैं बताया था कि मनाने जा रहे हैं, 15 नवंबर से इसका शुरुआत होगा। तो 15 से 22 नवंबर एक सप्ताह ये चलेगा राष्ट्रव्यापी। और ये इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा फेमस है बिरसा मुंडा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, ये रांची में बेसिकली है। और यहाँ मोदी जी इसका उद्घाटन कर सकते हैं 15 से 22 के बीच में। अगर आएंगे तो फिर न्यूज़ में आएगा तो फिर मैं बता दूंगा। लेकिन इतना याद रखिए कि जनजातीय गौरव दिवस पहली बार मनाया जा रहा है, 15 नवंबर से शुरुआत होगी, 15 से 22 नवंबर तक। ऐसे ऐसे 10 संग्रहालय बनाए गए हैं जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा हम लोग के लिए, और 10 हम लोग देख लेंगे। और कई बन के तैयार हो चुके हैं। कोशिश है कि 200 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जाए, धीरे धीरे बढ़ेगा तो हम लोग देखेंगे। बट बिरसा मुंडा हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कल भी हम लोग देखे थे मुंडा विद्रोह से लेकर के उलगुलान या जो भी विद्रोह था उसके बारे में। ये देखिए अब आप हाथी को उत्पाती, पागल या कुछ ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करिएगा जो निगेटिव होता है। ये बेसिकली तो एक तरह से मीन्स का है, बट थोड़ा सा इसमें कुछ पीटी फैक्ट लगा। ये तो हाथी परियोजना के तहत ऐसा किया गया है कि 17 प्रदेशों को क्या किया गया है कि नकारात्मक संदेश आप शब्द हाथी के लिए नहीं यूज कीजिएगा। हाथी के लिए अब सिर्फ साथी बोलना ही होगा, साथी ही ठीक है, क्योंकि बहुत ही समझदार जानवर है। और सबसे बड़ी बात हाथियों में है कि हाथी का जो कुनबा होता है या झुंड होता है, उसकी बुजुर्ग जो मादा होती है ना, वही नियंत्रित करती है, उसमें नर का स्थान नहीं। तो ये मातृसत्ता के लिए, एक पितृसत्तात्मक देश में मातृसत्ता का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आगे इसको बोल नहीं सकते हैं, उत्पाती, पागल हाथी। तो हो सके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस जानवर के बारे में अभी हाल में ही सरकार ने कदम उठाया कि नकारात्मक शब्द का उपयोग नहीं करना है। ये देखिए कल नरेंद्र मोदी ने 2 बेहतर योजनाओं को लागू किया है, जिसमें आप एक तरह से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो है खुदरा प्रत्यक्ष योजना, जिसमें आप सरकारी बॉन्ड में निवेश करने के लिए छोटे निवेशकों के भी, छोटे छोटे निवेशक होते हैं जो कि वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो सरकारी बॉन्ड में वो भी निवेश कर सकते हैं। और दूसरा बना है एकीकृत लोकपाल योजना। इससे क्या होगा कि बैंक उपभोक्ता अपनी शिकायत एक ही पोर्टल पर, एक ही मेल पर और एक ही पते पर करेंगे। मतलब जितना भी सारा होगा एक सिंगल विंडो सिस्टम के टाइप का हो जाएगा और सारा बैंक का एक साथ आ जाएगा। आप शिकायत या फिर एक पोर्टल ही बन जाएगा, उस पर आप अपना शिकायत डालिए और इतने दिन के भीतर आपका सारा जितना भी समस्या हो क्लियरेंस हो जाएगा। तो 2 याद रखना है, खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत लोकपाल योजना। ये दोनों है, एक तो बॉन्ड से रिलेटेड है, एक बैंक से रिलेटेड है। और भी इसमें अगर आपको कुछ लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो अपना आप देख लीजिएगा, बाकी मेरे को यही लगा पीटी ओरिएंटेड। ये देखिए जलवायु बदलाव से निपटने में बिहार अग्रणी। अभी हाल फिलहाल में जो जल संसाधन मंत्री है संजय झा ने इनको कहा है, तो ये तो बोलने की बात है, लेकिन इसके साथ इन्होंने कुछ फैक्ट भी बताया। 24 सितंबर 2020 को आयोजित 24 सितंबर 2020 को इंटरनेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल क्लाइमेट लीडर नीतीश कुमार को ग्लोबल क्लाइमेट लीडर के नाम से अवार्ड मिला है या फिर उपाधि मिली है। तो ये सब ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी हम लोग कुछ ही दिन पहले देखे थे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर के एग्ज़ाम जो बीपीएससी लेती है उसमें पूछ चुकी है कि बिहार का चाणक्य किसे कहा जाता है।
और वो भी नीतीश कुमार को ही कहा जाता है कि बिहार के वो चाणक्य हैं। तो इस तरह से इन्हें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 24 सितंबर 2020 को आयोजित इंटरनेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल क्लाइमेट लीडर किसे बताया गया? ग्लोबल क्लाइमेट लीडर तो नीतीश कुमार होंगे। और देखिए, एक है कोसी मेची परियोजना, ये भी गवर्नमेंट बिहार सरकार का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, नदियों को जोड़, जिस तरह से केन बेतवा वाला प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, एक नदी से दूसरे नदी को मिला देना, तो उसी तरह से कोसी मेची परियोजना चल रही है। इस पर इन्होंने 90:10 के रुपए में, मतलब 90% केंद्र दे और 10% स्टेट लगाएगी, तो ये डिमांड की है। और इस तरह से करीब करीब बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्थ और साउथ बिहार के नदियों को लिंकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि नॉर्थ में बाढ़ की समस्या आती है और साउथ में सुखाड़ की समस्या आती है। तो जब बाढ़ का पानी अगर हम लोग साउथ में लेके आएंगे तो दोनों तरफ क्या होगा, उधर बाढ़ की परेशानी खत्म, इधर सुखाड़ की परेशानी खत्म। तो बिहार एक ऐसा स्टेट है कि एक साथ ही दो मार झेलता है, और ये नदी लिंकिंग परियोजना काफ़ी ज़्यादा है। बेसिकली ये मेस का है, लेकिन कोसी मेची परियोजना बिहार सरकार द्वारा भी शुरू की गई है केन बेतवा के प्रोजेक्ट पे, तो उस पर उन्होंने अनुरोध किया है, तो ये याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, ग्लोबल क्लाइमेट लीडर। ये देखिए, दो कुछ बुक है दिए हुए था, ये बुक इम्पॉर्टेंट होगा। एक कंथा बुक आई है श्याम बिहारी सामल के द्वारा। एक कंथा बेसिकली एक जयशंकर प्रसाद का कविता है, और उसी का शीर्षक लिया गया है और एक किताब लिखा गया है श्याम बिहारी सामल द्वारा। ये देखिए, एक राजनीति के ऊपर बुक लिखी गई है, ढाई चाल, ये नवीन चौधरी की किताब है, नाम यही याद रखिएगा। हालांकि ये बुक बहुत फेमस हो रही है। इसका कुछ कोट्स है कि राजनीति बलि मांगती है, और यह बलि किसी भी चीज़ की हो सकती है, इंसान की, सपनों की, रिश्तों की, भरोसे की, बिना बलि राजनीति पूरी नहीं होती। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है और बहुत सा सेलिंग भी इसका बढ़ गया है, तो अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो पढ़ भी सकते हैं, बट बेसिकली पीटी ओरिएंटेड। नाम याद रखिएगा, कंथा श्याम बिहारी सामल के द्वारा और ढाई चाल नवीन चौधरी के द्वारा। एक और बुक आई है, एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी महाराष्ट्र के अभी वर्तमान के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे जब महाराष्ट्र में सत्ता का जब संघर्ष चल रहा था भाजपा और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच में, तब इनका रोल काफ़ी ज़्यादा अहम रहा था और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। और बिहार बीपीएससी के एग्ज़ाम में खास करके राज्यपाल से क्वेश्चन पूछ लेता है, जो भी ज़्यादा चर्चा में 4-5, जैसे कि जिस स्टेट में चुनाव हुआ, अभी हाल फिलहाल में जो स्टेट में चुनाव हुआ उसके गवर्नर के नाम, और जो कुछ न्यूज़ में रहते हैं उनके गवर्नर के नाम, तो अभी इनके नाम पे बुक भी लिखी गई है। तो एक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, इसको संकलन किया गया है अमित जैन के द्वारा, और बुक का नाम है भारतीय संसद में भगत सिंह कोश्यारी। बेसिकली ये कोई बुक नहीं है, इसमें सिर्फ उनका भाषण दिया गया, जो भी वो जहाँ भी रहे हैं। तो इस पुस्तक में क्या है, 4 खंड है। पहले खंड में उनके राज्यसभा के कुछ भाषण है, जब वो राज्यसभा में थे तो उनके भाषण है। दूसरे खंड में लोकसभा के चुनिंदा भाषण है। तीसरे खंड में याचिका समिति के अध्यक्ष, ये याचिका समिति के अध्यक्ष के रूप में थे तब। और चौथा खंड भगत दा के अविस्मरणीय पल, ये इनका क्या है, जीवन का कुछ छाया चित्र है। तो ये भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर लिखा गया है, अमित जैन के द्वारा लिखा गया है, इतना याद रखना है। और ये अभी महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित वर्तमान राज्यपाल भी हैं। तो बेसिकली आज का करंट अफेयर इतना ही।